Welcome back, students, again in the next class of our प्रहार बैच द 30 डेज अटैक। बच्चों ध्यान रखिएगा, हम लोग आज अपने पार्ट 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स पे बढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो हम लोगों ने क्लासेस करी थी, जो आज मॉर्निंग में हुई थी बेसिकली, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने ह्यूमन नीड्स को प्रॉपर तरीके से समझ लिया था, द रोल ऑफ बिजनेस को समझ लिया था, गोल समझ लिया था, इंपॉर्टेंस समझ लिया था बिजनेस की क्या होती है। उसके बाद हम लोग ने हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड को भी देख लिया था, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो नियर अबाउट इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस था, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम को देखा हम लोगों ने, अलग अलग तरीके की हुंडीज़ को देखा, जिसमें दर्शनी हुंडी थी और मुद्दती थी, और उसके साथ साथ सहजोग थी और जोखिमी थी, नम जोग थी और धनी जोग थी, ठीक है। इन हुंडीज़ को देखने के बाद हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ बिजनेस को समझा, बिजनेस करने के दो तौर तरीकों को देखा, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से समझा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करी कैसे जाती हैं, इनका प्राइमरी मोटिव क्या होता है, रेशनैलिटी पे नहीं इकोनॉमिकली सोचना चाहिए, एसेंशियल होती हैं ग्रोथ के लिए, इसको देखा, और उसके साथ साथ लीगल एंड रेगुलर होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ों को हमने प्रॉपर तरीके से जज किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस को देखा, जैसे प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके साथ कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स और कैपिटल गुड्स को हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को देखा, रेगुलर डीलिंग्स को देखा। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से पिछली क्लासेस में पढ़ ली थी। और अर्निंग प्रॉफिट और अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न, की भाई प्रॉफिट कमाना एक मेजर पार्ट होता है और रिटर्न ज़रूरी नहीं है कि हर समय मिले ही मिले, ठीक है। एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क एज वेल। ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद अब हम लोग इंडस्ट्रीज पे बढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आज की पूरी कक्षा में हम लोग इंडस्ट्रीज से लेके जब तक ये चैप्टर प्रॉपर तरीके से दी एंड नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना ही प्रॉपरिटी में नहीं आता है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है इन योर अपकमिंग एनुअल एग्जामिनेशन, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको इसे प्रॉपर तरीके से याद करना भी बनता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, सिर्फ और सिर्फ सुनना या समझना ही नहीं, इसे रिप्रेजेंट भी करना है अपने एनुअल एग्जामिनेशन में, तो इसका भी खासा ध्यान रखना है हम सभी लोगों को, ठीक है बच्चों। सो दिस इज प्रियांश दीक्षित, बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर वॉचिंग कॉमर्स क्लब। जल्दी जल्दी 95% लाते हैं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो बच्चे ध्यान रखना, मंत्र जाप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन द टर्म्स ऑफ रिकॉल, एंड उसके साथ साथ अपने 95% का जो हमारा लक्ष्य है उसे तो कभी भी नहीं भूलना है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अब जो हम लोग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, अब जो हम लोग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है भैया इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब मेजर टाइप पे तुम लोगों ने लोगों से सुनते हुए देखा होगा कि भाई इंडस्ट्री क्या होता है, या हम लोग इस इंडस्ट्री के लोग हैं, हम लोग उस इंडस्ट्री के लोग हैं। तो मैं तुमको बता दूं इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। जब एक सिमिलर टाइप के अलग अलग बिजनेस एक जैसा ही बिजनेस कर रहे हो, सर सेम अलग अलग टाइप के बिजनेस सेम जैसा बिजनेस कर रहे हो, इसका मतलब मान के चलिए कि हमारे पास वन प्लस हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, ये सारे के सारे लोग हमारे स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर काउंट होते हैं। नाइकी हो गया, पूमा हो गया, आदिदास हो गया, ये सभी हमारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर रिलाय करते हैं। उसके साथ अगर हम लोग बात करें तो PW हो गया, एलन हो गया, कॉमर्स क्लब हो गया, ठीक है, तो ये सारी के सारे एजुकेशनल फील्ड के अंदर काम करते हैं, एजुकेशनल इंडस्ट्री या फिर एडटेक इंडस्ट्री बोली जाती है, इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो सीधी बात यहाँ पे बोली जाए तो इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है, एक सेट ऑफ बिजनेस जिनका एक ही मोटिव और गोल हो। ये आपस में एक दूसरे के कंपैटिटर्स हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो एक ही इंडस्ट्री के अंदर काउंट करते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर बोला जाता है, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म मेकिंग भी एक बिजनेस है, और उसको भी स्पेसिफिकली जब अलग अलग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस उसको आउट करते हैं, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, उसको भी एक इंडस्ट्री के अंदर ही काउंट अप किया जाता है। तो बच्चे ध्यान रखना, द वर्ड इंडस्ट्री मीन्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन मेकिंग ऑफ गुड्स एंड मटीरियल्स। एक पर्टिकुलर यूनिट एक सेट ऑफ ग्रुप्स को कंस्ट्रक्ट करती है, और जो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं मतलब सेल करते हैं, और उसके साथ साथ रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं इन वेरियस प्रोडक्ट्स, वो सारे के सारे इंडस्ट्री का पार्ट या इंडस्ट्री कहलाते हैं।
ध्यान दीजिएगा, इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। जब हम लोग अपने रॉ मटेरियल्स को यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना सीख जाते हैं तो बच्चे ध्यान रखना, हम लोग एक बिजनेस के पार्ट और इंडस्ट्री के पार्ट दोनों ही बन जाते हैं। हर एक बिजनेस किसी ना किसी इंडस्ट्री का पार्ट होता है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, हर इंडस्ट्री हर बिजनेस का पार्ट बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन टाइप्स। हमारे पास तीन तरीके की मेजर इंडस्ट्रीज हैं। सबसे पहली है बच्चों प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी है सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरी है टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेजर बच्चों ने अपने क्लास 10th में भी कभी ना कभी सोशल साइंस के अंदर पढ़ रखा होगा। तो बच्चों इसको समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, बस आपको एक मेजर इशू हो सकता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को हम लोगों ने डीप डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो इनको डीप डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है उनके डीप डिस्क्रिप्शन पे ही रिलाई करता है, तो हम लोग इनको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ सकते। ध्यान देना, एनुअल एग्जामिनेशन में आने के चांसेस इसके 101% है, तो दैट मीन्स ये काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब सीधी बात करते हैं। सबसे पहले हमारी इंडस्ट्री, दैट मीन्स प्राइमरी इंडस्ट्री, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपनी सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में, और तीसरा बात करेंगे हम लोग अपनी टर्शरी इंडस्ट्री के बारे में। बहुत जरूरी चीज है, प्राइमरी इंडस्ट्री हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज पे रिलाय करती है, और बच्चों ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं उन सारे के सारे किसान, वो पोल्ट्री फार्मर्स या फिर वो सारे के सारे फिशरीज वाले लोग जो कहीं ना कहीं एनिमल ग्रेजिंग्स या फिर खेती बाड़ी से अपना पूरा का पूरा घर चला रहे होते हैं। बच्चों ध्यान रखना, नेचर से डायरेक्टली लिंक जिन भी बिजनेसेस का होता है वो सारे के सारे प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री, इनको प्राइमरी इंडस्ट्री ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राइमरी का मतलब ही होता है फर्स्ट, और बच्चे नेचर ही हमारा फर्स्ट क्रिएटर है। तो बच्चे ध्यान रखना, ये सबसे पहली इंडस्ट्री होती है पूरे के पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस की, इसीलिए इसको प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर काउंट किया जाता है। आगे बात करते हैं तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री इन्हीं प्राइमरी इंडस्ट्रीज के बनाए हुए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है और इनको और सेमी फर्निश करके इसे मार्केट में बेचती है। मतलब प्राइमरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट से बनाए गए प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपके सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में इसकी और फर्निशिंग करी जाती है जिससे ये फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर फार्मर वीट को उगाएगा तो सेकेंडरी इंडस्ट्री उसी वीट को पीस के उसका फ्लोर बनाएगी और उसके साथ साथ अलग अलग बेकर्स को या मिलर्स को उसे बेचेगी, जो लोग इसके केक या फिर अलग अलग एडिबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे प्राइमरी इंडस्ट्री का अपना पार्ट है, इट्स अ बेस फॉर द सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री इज आवर लाइफस्टाइल। ठीक है, आगे बात करते हैं, वी हैव टर्शरी इंडस्ट्रीज एज वेल। तो टर्शरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो सारी की सारी प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करती हैं। दैट मींस ये प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री ऑन ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो काफी दूर होती हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि फार्मर इधर खड़ा है तो जरूरी है कि फैक्ट्री भी इधर पड़ोस में ही हो। तो इन सब का डिस्टेंस और उसके साथ साथ माइग्रेशन, और साथ साथ में कभी कभी तो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले एक दूसरे को जानते तक नहीं होते। तो इन दोनों को मिलाने का काम, इन दोनों की ट्रेड करने का काम, और सबसे ज्यादा जरूरी माय डियर, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये सब कुछ हमारी टर्शरी इंडस्ट्री करती है। अगर ये टर्शरी इंडस्ट्री हटा दी जाए तो बच्चे ध्यान रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी का कभी मेल ही नहीं हो पाएगा, और खुदा ना खास्ता अगर मेल हो भी जाएगा तो ये परसेंटेज इतना कम होगा कि प्रोडक्शन पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों के कंबाइंड एफर्ट्स के साथ ही इकोनॉमी चलती है। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें से कोई भी इंडस्ट्रीज को हम लोग स्ट्राइक आउट कर दें और हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर लेंगे, तो बच्चे ध्यान रखना, आपकी इकोनॉमी चलने के बजाय क्या वो पूरी की पूरी ठप, क्या वो पूरी की पूरी बंद ही हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग को एक एक करके इनको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री को देख लेते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। प्राइमरी इंडस्ट्री वो सारी की सारी इंडस्ट्री हैं जो इन्वॉल्व करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बच्चे ध्यान रखना, वो सारी की सारी इंडस्ट्री जो डायरेक्टली नेचर से लिंक हो और वो नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्ट से ही अपना बिजनेस रन अप कर रहे हो, तो उन्हीं को हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। ये भी दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। आई होप आपने क्लास 10th में शायद ये पढ़ा हो कि प्राइमरी इंडस्ट्री भी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है वो दो पार्ट में होती है, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है और दूसरी जेनेटिक इंडस्ट्री होती है। एक्सट्रैक्टिव का मतलब नेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे आप माइन कर रहे हो, उसे कोल निकाल लिया, पत्थर बड़े बड़े निकाले, उनको पीसा और उसके अंदर से उनको पिघला के आपने क्या आयरन निकाला, आयरन ओर आपने पढ़ा होगा। ठीक है,
उसके बाद माइनिंग करी, फिशिंग करी, आपने एग्रीकल्चर किया, मतलब आप कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, धरती से कुछ ना कुछ निकाल रहे हो। अब वो माइनिंग के फॉर्म में निकाल सकते हो, कोई बीज बो के उससे कोई फसल निकाल सकते हो, या फिर आप किसी पॉन्ड से मछली भी पकड़ लो, तब भी आप बच्चे किसके अंदर आओगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर ही आओगे। एक्सट्रैक्टिव शब्द से ही पता चल रहा है कि आप कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट का मतलब कुछ निकाल रहे हो, डिग आउट कर रहे हो। और उसी की बात करें अगर हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्री के बारे में, तो जेनेटिक इंडस्ट्री इससे थोड़ी सी अलग इंडस्ट्री है। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री नाम से पता चला जो जेनेटिकली हो, मतलब ब्रीडिंग एंड ग्रोइंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कुछ लोग मछली पालन करते हैं, मेरे जैसे लोग, और कुछ लोग क्या करते हैं कि मुर्गी पालन करते हैं जिससे अंडे निकलते हैं और उनको अलग अलग जगहों पे सेल आउट करते हैं, ठीक है। और नियर अबाउट बहुत से लोग होते हैं जो प्लांट की नर्सरीज लगाते हैं, ठीक है, कैटल ब्रीडिंग करते हैं, कुछ लोग गाय पालते हैं, दूध बेचते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। तो सीधी बात यह है कि जब आप कोई चीज़ पालने लग जाते हो और उनको पालने का आपका एक स्पेशल सेल्फिश मोटिव होता है, वो आप बाय लव या अफेक्शन उनको नहीं पाल रहे हो, आप उनको अपनी ग्रीडीनेस के लिए पाल रहे हो, तो बच्चे ध्यान रखना, तो आप जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, हमारे पास दो इंडस्ट्री होती हैं, एक हो गई हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी हो गई हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव कि आप कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो नेचर से, जेनेटिक की मतलब नेचर के द्वारा बनाए गए लिविंग बींग्स का आप यूज करके पैसा कमा रहे हो, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक्स आर द पार्ट ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पे आपके पास कुछ रिप्रेजेंटेशन है एक्सट्रैक्टिव और उसके साथ साथ जेनेटिक इंडस्ट्री का। सो एक्सट्रैक्टिव जो आपकी इंडस्ट्री है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, देख रहे होंगे कि आप मेजर जो क्या कहते हैं हैवी मूवर्स हैं वो कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हमारी रिसोर्सेज से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप ये चेक करें तो ये आपको एक दिख रहा होगा, इसे ऑयल ग्रिड कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ये सदर्न कंट्रीज में होता है और सदर्न कंट्रीज में इससे क्या होता है, इस तरीके की मशीन से हम लोग क्या निकालते हैं, ऑयल, क्रूड ऑयल निकालते हैं, किससे, जमीन के अंदर से। और एक क्रूड ऑयल निकलता है तो इसी को रिफाइन करके हम लोग पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं, डीजल में, मिनरल ऑयल्स में और केरोसिन ऑयल में, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या कर रही हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में मुझे नहीं पता। और इधर आप लोग देखेंगे तो कुछ माइनिंग एंड ऑयल चल रही है, जो मेजर जगहों पे अभी बंद हो रखी है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अभी दिल्ली के पड़ोस में अरावली हिल्स जो है उस पे बेसिकली क्या कहते हैं, अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही थी वो इसी तरीके की, क्योंकि वो पूरे के पूरे हिल्स को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको माइन कर रहे हैं, ऐसे पूरा उनको तबाह कर देंगे और उससे जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके पैसा कमाएंगे। तो बच्चे ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीज़ें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। यहाँ पे नेचर को हर्ट होता है और ज़रूरी नहीं है कि आपको आपका प्रॉफिट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट करे। आज तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा लेकिन आगे की जनरेशन जो पैदा होने वाली है क्या उनको वो रिसोर्सेज का लाभ मिलेगा? नहीं बच्चे। क्या पता, आज के एक्यूआई को देख के तो मुझे यही लगता है कि पहले के टाइम पे, आज से 10 साल 15 साल पहले, लोग अपने ड्राइंग कंपटीशन के अंदर लोगों को बनाते थे जो पीछे पेड़ लगा के आगे ऑक्सीजन मास्क लगाए होते थे। और ये बात सच होती हुई कहीं ना कहीं दिख रही है। अगर 2026 या 25 के एंड तक का ये सारी की सारी हालत हो चुकी है तो तुम सोच के देखो 2035-40 या 2050 तक का ये कितनी वर्स्ट हो चुकी होंगी सिचुएशन। आई होप तुम इन चीज़ों को समझ पा रहे होगे। तो तुम आगे की जनरेशन हो तो तुम्हें चेंज लाना पड़ेगा। जो पहले के लोग थे, जो पिछली जनरेशन के लोग थे, उनको जितना चेंज लाना था वो ला चुके हैं। नाउ यू आर दी वन, जो तुम लोग चेंजेस लाओगे वही दुनिया सलाम करेगी, ना कि तुम उनके बनाए हुए रूढ़िवादी रिस्ट्रिक्शंस को तुम मानोगे और वही चीज़ों को फॉलोअप करोगे जो लोग पहले से मनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें गलत हैं सोसाइटी में उसके लिए आवाज़ उठानी है, जो चीज़ें सही हैं उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और उसके बाद बात करें अगर हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्री के, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्म के अंदर मेजरली अगर देखें तो यहाँ पे मुर्गियों को खिलाया पिलाया जाता है और उससे जो अंडे एक्सट्रैक्ट होते हैं माय डियर वो निकाले जाते हैं और उनको सेल आउट किया जाता है, ठीक है। और इधर देखें तो ये एक नर्सरी है जहाँ पे आर्टिफिशियली हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को उगाते हैं और इनका नियर अबाउट बायोटेक की यूज से इनकी हाइब्रिडिंग भी करते हैं जिससे HYV सीड्स भी निकलते हैं, ठीक है। तो HYV सीड्स क्या होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं जो ज़्यादा उपज करते हैं। मतलब देसी और हाइब्रिड, आप लोगों ने टमाटर देखे होंगे, देसी जो होते हैं पिलपिले से बेकार से होते हैं, हाइब्रिड बढ़िया होते हैं। तो सेम वो जो हाइब्रिड होते हैं वो HYV सीड से आते हैं। HYV सीड स्टैंड्स फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीज़ें जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। आगे अगर हम लोग बात करें
नेक्स्ट इज आवर सेकेंडरी इंडस्ट्री। हम लोगों ने बात किया था सेकेंडरी इंडस्ट्री वो सारी की सारी इंडस्ट्री होती हैं जो ट्रांसफॉर्म करती हैं उन मटेरियल्स को, उन सारी की सारी नेचुरल रिसोर्सेज को जो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर निकाली गई हैं, ठीक है, और उनको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग हैं, तो एग को अलग अलग नियर अबाउट, जैसे मान के चलिए किसी बेकर ने एग को यूज किया केक बनाने में, ठीक है, किसी ने एग्स को अपनी ब्रांडिंग लगा के और उसको बताया कि मैंने इसको बहुत ऑर्गेनिकली ग्रो किया है, और उसको ब्रांडिंग करके पैकेजिंग करके लेबलिंग करके उसे मार्केट में एक 5 रुपए का अंडा 10-15 रुपए का भी बेचा है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा एगोज नाम का एक ब्रांड है जो अभी आपको ब्लिंकिट पे भी मिल जाएगा। आप ब्लिंकिट पे करिए और उसमें एग्स डालिए, उसमें सबसे पहला जो ब्रांड आएगा एग्स का वो एगोज ही आएगा। और ध्यान दीजिएगा उसमें ऐसे एंटीबायोटिक्स पाए गए हैं जिनकी सेफ लिमिट से वो 10 गुना ज्यादा है, जो कुछ नियर अबाउट कंट्रीज में पूरा का पूरा बैन है। उसके अंदर कुछ माइक्रॉन्स में उस पर्टिकुलर जो आपका क्या कहते हैं एंटीबायोटिक है वो पाया गया, और वो इट्स इज टोटली कार्सियोजेनिक, ठीक है, वो पूरा का पूरा ग्रेड 2 कार्सियोजेनिक के अंदर आता है। दैट मीन्स एक कंटिन्यूस कंजम्पशन उसको आपको कैंसर तक लीड कर सकता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी इंडस्ट्री की गलतियां होती हैं। कुछ सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री से निकाले हुए गुड्स को बहुत अच्छा बना देती हैं, तो कुछ सेकेंडरी इंडस्ट्री उनको अपने सेल्फिश प्रॉफिट मोटिव के लिए बहुत वर्स्ट भी कर सकती हैं, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, इस वाली इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आती है, उसके बाद आपकी एनालिटिकल इंडस्ट्री आती है, उसके बाद आपकी सिंथेटिकल इंडस्ट्री आती है, उसके बाद प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आती है, और उसके बाद असेंबलिंग इंडस्ट्री आती है, ठीक है, और लास्ट में कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री भी आती है। तो अगर इनकी हाँ रिप्रेजेंटेशन दे रखी हुई प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास एनालिटिकल इंडस्ट्री है। मैंने वहां से ना समझाते हुए इधर से इसलिए समझाया, द रीजन बिहाइंड दैट यहाँ पे पिक्चुरल रिप्रेजेंटेशन से आप थोड़ा और अच्छा समझ सकते हो, ठीक है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करती है, ये सेपरेट करती है वन मटेरियल को इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मतलब ये ऐसी इंडस्ट्री होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर की इंडस्ट्रीज हैं, ये ऐसी इंडस्ट्रीज या ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो एक रॉ मटेरियल लेते हैं, ठीक है, ये एक रॉ मटेरियल लेते हैं और उनको अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, ऑयल रिग्स से हम लोगों ने क्या निकाला, क्रूड ऑयल निकाला, कच्चा तेल, काला तेल जिसको बोलते हैं, उसको हम लोगों ने पहले पेट्रोल में कन्वर्ट किया, फिर डीजल के में, फिर कैरोसिन के अंदर, फिर मिनरल ऑयल के अंदर, जो वेस्ट बचा वो मिनरल ऑयल हो गया। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाई, ठीक है। पेट्रोल यूज हुआ कार्स में, डीजल यूज हुआ हैवी मशीन्स या ट्रक्स में, कैरोसिन हुआ कोई भी मशीन चलाने के लिए या फिर बर्निंग या फिर फ्यूल की तरह उसे काम लिया जा सकता है, और मिनरल ऑयल जो वेस्ट होता है, बाकी अंत में जो बचा हुआ तेल होता है जिसका कुछ नहीं हो पाया होता है, वो जो मिनरल ऑयल होता है वो आपके हेयर ऑयल्स में पड़ता है, जिनको आप पर्टिकुलरली यूज करते हैं। आप अभी जाइए और कोई हेयर ऑयल उठाइए और उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में देखिए तो 50% टू 60% बेस जो आपके ऑयल का है वो मिनरल ऑयल से ही बना हुआ है। वो सब कहाँ से आया बच्चे, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर से आया है। ये एक वेस्ट है, तो सोचो अगर आप इसको लगाते हैं अपने बालों में और आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आपकी हेयरलाइन ग्रो हो जाएगी, तो बच्चे ध्यान रखना आप टकले होने वाले हैं बहुत जल्दी। आगे बात करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टेपली एक स्टेप अहेडेड है, और एक मैं कहूंगा कि इसका पूरा का पूरा रिवर्स है एनालिटिकल इंडस्ट्री का। यहाँ पे क्या कहते थे, एक रॉ मटेरियल से अनेक रॉ मटेरियल बनाते थे, अनेक फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या है, पास न्यू रॉ मटेरियल मैनी थ्रू मेनी स्टेप्स, आई गेस ये थर्ड आ गया, आई एम रियली सॉरी, ये सिंथेटिकल बना था, आई एम रियली सॉरी, दिस माय फॉल्ट। एनालिटिकल इंडस्ट्री के बाद बचे सिंथेटिकल इंडस्ट्री, यहाँ पे आ गया, ठीक है, हम लोग इधर से नीचे चले गए, ध्यान दो। तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री जॉइन डिफरेंट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स लाइक सीमेंट इंडस्ट्री। ध्यान रखना यहाँ पे एक प्रोडक्ट, एक रॉ मटेरियल से अनेक फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक अलग अलग रॉ मटेरियल को लेके एक प्रोडक्ट बनाया, यहाँ पे एक से अनेक बनाया, यहाँ पे अनेक से एक बनाया। एग्जाम्पल दे दीजिए इसका। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप लोगों का घर बनता है तो आप लोगों के यहाँ सीमेंट की बोरियां आती हैं, तो वो सीमेंट की बोरियां कैसे बनती हैं, वो सीमेंट कैसे बनती है, तो बच्चे ध्यान रखना, अलग अलग पत्थरों को पीस के उसका जो पूरा का पूरा पाउडर बनाया जाता है, फिर उसमें कुछ केमिकल्स और उसके साथ साथ कुछ चीजें डाली जाती हैं जिससे वो प्रॉपर तरीके का एक बाइंडिंग एजेंट बन जाए। एक बाइंडिंग एजेंट बन जाए। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसलिए उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल मिल के बनते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल और भी दिया जा सकता है कि आप किसी चाय के ठेले पे खड़े हैं, तो उसने पर्टिकुलरली सबसे पहले पैन में गर्म पानी लिया, उसके बाद उसने बहुत सारे मसाले डाले, जैसे चाय पत्ती डाली, अदरक डाली, और उसके बाद उसने दूध डाला, और उसके बाद उसको खौलाया। तो एक अलग अलग रॉ मटेरियल मिलके एक आपका फिनिश प्रोडक्ट बना। तो वो चाय वाला भी बच्चे सिंथेटिकल इंडस्ट्री के अंदर ही गिना जाएगा, ठीक है।
अब ये बहुत छोटा एग्जांपल और लेम एग्जांपल भी हो सकता है, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रॉ मटेरियल से अनेक अनेक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिए, इधर अनेक रॉ मटेरियल से मिलकर एक पर्टिकुलर फिनिश्ड गुड बनाया, ठीक है। इसका एक और सिंपल एग्जांपल भी हो सकता है एनालिटिकल इंडस्ट्री का, कि मान के चलिए कोई डेयरी फार्म है, उसने दूध तो बेचा ही बेचा, उसके साथ उससे दही भी बनाया, दही से उसने बटर मिल्क भी बनाया, बटर मिल्क से बाद उसके बाद जो सेपरेट आ जाता है उससे उसने वे भी बनाया, और उसके साथ साथ उसको यूज किया फॉर द, मान के चलिए कि चीज बनाने के लिए या फिर मोज़रेला बनाने के लिए। तो वो सारी की सारी चीजें वो भी एनालिटिकल के अंदर ही आती हैं। तो एक रॉ मटेरियल था दूध, और उससे पता नहीं कितने सारे सब प्रोडक्ट बन गए, बाय प्रोडक्ट बन गए, तो वो एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। सिंथेटिकल इंडस्ट्री वही हम लोगों ने बात करी, अनेक रॉ मटेरियल मिला के एक फिनिश प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, वो हमारे किसी आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री के अंदर आता है। आगे बात करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसी है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, पास रॉ मटेरियल थ्रू मेनी स्टेप्स टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट। बच्चे ध्यान रखना, इसका पेपर इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री बहुत बढ़िया एग्जांपल हो सकता है। बच्चे ध्यान रखना, शुगर इंडस्ट्री या शुगर मिल के अंदर अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले गन्ने को क्या किया जाता है, पहले उसको उसका जूस निकाला जाता है। उसका जूस निकालने के बाद उसको बहुत देर तक खौलाया जाता है, दूसरा स्टेप, ठीक है। तीसरा स्टेप, जब तक वो खौल के पूरा का पूरा गुड़ की फॉर्म नहीं ले लेता, तब तक उसको खौलाते रहते हैं, और उसके बाद उसको एक ड्रायर की उसको एक पूरा का पूरा सुखा के ड्राई करके उसे पूरा का पूरा पीस देते हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, उसे ड्राई करके जब पीसते हैं वो तीसरा स्टेप है, और जैसे ड्राई करके पीस लेते हैं तो बच्चे वो ब्राउन शुगर बन जाती है, और फिर उसके बाद उस पर सल्फर का पूरा छिड़काव करके उसे पॉलिश करते हैं, तब जाके वो व्हाइट शुगर बनती है। ध्यान रखिएगा, ये चौथा स्टेप था। मतलब मैंने एक रॉ मटेरियल को वेरियस स्टेप्स तक का पहुंचाया, तब जाके शुगर मेरी बन पाई। इसीलिए वो हमारे हार्ट हेल्थ के साथ हमारे इवन इफ इंटेस्टाइन को भी अफेक्ट करती है। द रीजन बिहाइंड दैट, द व्हाइट पार्ट विच यू आर सीइंग, जो आप बचपन से अपनी चीनी खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं केमिकल से डाइड है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब एक रॉ मटेरियल वेरियस स्टेप से होके गुजर रहा है, तब जाके एक रॉ मटेरियल बन रहा है, ठीक है। इसीलिए एक रॉ मटेरियल बना, मेरे मुंह से रॉ मटेरियल रहा है, सॉरी, एक फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस्ड फूड्स बनते हैं, ठीक है, वेरियस स्टेप्स के अंदर जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड क्या हो गया? एग्जाम्पल के तौर पे एक पोटैटो लिया, उसको पील किया, उसके बाद उसको हम लोगों ने चॉप किया, फिर फ्रायर में गया, फ्राई होके उसमें बहुत सारे मसाले गए, उसके बाद उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स गए, फिर उसकी पैकेजिंग हुई, फिर उसमें नाइट्रोजन फ्लश करी गई और उसे आगे बेचा गया, ठीक है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये सारी की सारी चीजें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर, इसीलिए वो लोग कहते हैं ऐसे, ये सब चीजें क्या होते हैं, प्रोसेस्ड फूड के अंदर आते हैं। इसीलिए हमें ज्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनमें लाइफ नहीं होती, इनमें जान नहीं होती, इतनी सारी प्रोसेसेस के बाद इनकी पूरी की पूरी जान खत्म हो जाती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप एक चने का पूरा वो पार्ट लीजिए और उसको सो कर दीजिए, मतलब जमीन में गाड़ दीजिए। फिर एक तरफ आप चिप्स का पैकेट लीजिए और चिप्स को गाड़ दीजिए, या फिर चिप्स का एक पार्ट निकाल के उसको गाड़ दीजिए। किसमें से पौधा निकलने के चांसेस सबसे ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, चने से, ठीक है, दाल से, मूंग से, इन सब से क्या होगा बच्चे, आपके पौधा निकलेगा। लेकिन जो चिप्स, बर्गर, पिज्जा, इन सबको अगर आप दफन कर देंगे तो बच्चे ध्यान रखना, इनमें लाइफ नहीं होती, ये कभी भी उग नहीं सकते। तो बच्चे ध्यान रखेंगे इस, क्योंकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इतना ज्यादा प्रोसेस कर दिया जाता है फूड्स को कि उनके अंदर से उनकी जो प्राण शक्ति होती है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। आगे बात करते हैं तो बच्चे फोर्थ है हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ज्वाइन करते हैं रेडीमेड पार्ट्स टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। अगर मान के चलिए कि मेरे पास मेरा फोन है, ठीक है। अब ये जो मेरा फोन है बच्चे, ये इसमें से नियर अबाउट अगर इसका प्रोसेसर देखें तो स्नैपड्रैगन का है। इसमें जो कैमरा है सोनी एंड सैमसंग का मिक्स है। इसके आगे जो स्क्रीन है वो तो खैर सैमसंग बना ही रहा है, लेकिन रैम्स जो है, जो चिपसेट है, वो अलग अलग कंपनियां इसकी बना रही हैं। तो मतलब ये जो फोन है, इसमें अलग अलग कंपनी से फिनिश पार्ट्स आए थे और उसके बाद इसको असेंबल करके ये फोन क्रिएट किया गया है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, अलग अलग रॉ मटेरियल नहीं होते, अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट्स आते हैं, जिनको असेंबल करके हम लोग क्या बनाते हैं, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। असेंबलिंग इंडस्ट्री बेसिकली हमारी वो इंडस्ट्री होती है जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज्यादा फोकस रहती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज्यादा फोकस रहती है असेंबलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा असेंबल ही होते हैं, कार भी असेंबल ही होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपका हो गया। इसके बाद आती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कोई चीज बनाती नहीं है, बिल्ड करती है। सर बनाने में और बिल्ड करने में बात तो एक ही नहीं बच्चे, बनाना छोटे मोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, बिल्ड एक कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन साइट होती है, जैसे फ्लाईओवर बना देना, ब्रिज बना देना, डैम्स बना देना, रोड्स बना देना, ठीक है, बिल्डिंग्स बना देना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ये सारी की सारी चीजें कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, ये अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट करती हैं एक देश के लिए, ठीक है। तो अगर अगर आप किसी विदेश में जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे न्यूयॉर्क जाते हैं और न्यूयॉर्क की एक बढ़िया सी स्काईलाइन देखते हैं, तो न्यूयॉर्क की बढ़िया सी स्काईलाइन अगर आप लोग देखते हैं तो वो वहां की कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का जादू है, ना कि न्यूयॉर्क का, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कहीं ना कहीं आपकी कंस्ट्रक्शन से रिलेट करती है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी आपकी इंडस्ट्रीज हो गई हैं, ठीक है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमने पढ़ी थी सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री थी। कौन कौन सी थी? एनालिटिकल इंडस्ट्री थी, सिंथेटिकल इंडस्ट्री थी, प्रोसेसिंग थी और असेंबलिंग थी। और दूसरी पढ़ी हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मेरी बात को समझो। सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री। हेलो, मेरी तरफ देखो, चलो चेक करो, ध्यान दो। सबसे पहले थी मेरे पास कौन सी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के दो पार्ट थे, एक था आपका जेनेटिक इंडस्ट्री और एक था एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री को साइड कर दो। इसके बाद ध्यान रखो हमारे पास कौन सी इंडस्ट्री थी, इसके बाद थी हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में एक थी आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी थी कंस्ट्रक्टिव। सर अभी तुम लोगों ने बहुत सारी पढ़ी थी, कंस्ट्रक्टिव तो सबसे लास्ट में पढ़ी थी। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आती हैं एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग, और उसके बाद कंस्ट्रक्टिव हमारी अकेली चलती है। तो मतलब आपके पास दो तरीके का डिवीजन है, प्रॉपर तरीके का, ठीक है। पहला डिवीजन किसका है बच्चे? दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और दूसरा है आपका कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो मतलब ये सारी की सारी चीजें, ये देख रहे हो, ये भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, 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 ठीक है। ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट हैं और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री आपकी अकेली चलती है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, हमारी जो प्राइमरी इंडस्ट्री, सॉरी सेकेंडरी इंडस्ट्री है, जो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहली हो गई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और दूसरी हो गई हमारी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 तरीके की इंडस्ट्री थी, जिसमें हमारी सबसे पहली इंडस्ट्री कौन थी बची? एनालिटिकल हो गई, एक हो गई एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरी हो गई सिंथेटिकल इंडस्ट्री, तीसरी हो गई आपकी दैट इज अवर असेंबलिंग इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। ये आपके सेकेंडरी इंडस्ट्री के पार्ट हैं, ठीक है। अगर यहीं पे हम लोग देख लें प्राइमरी इंडस्ट्री के, तो प्राइमरी इंडस्ट्री के कितने पार्ट थे? प्राइमरी इंडस्ट्री के भी दो पार्ट थे। प्राइमरी इंडस्ट्री के भी दो पार्ट थे। कौन कौन से थे सर? प्राइमरी इंडस्ट्री के पार्ट थे आपके जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ओके, तो बच्चे ध्यान, प्राइमरी इंडस्ट्री जेनेटिक और उसके साथ साथ एक्सट्रैक्टिव में डिवाइडेड है। आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्टिव में डिवाइडेड है, और मैन्युफैक्चरिंग के एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग भी डिवीजन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारी नेक्स्ट इंडस्ट्री जो आती है वो आती है दैट इज अवर टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है बच्चों? टर्शरी इंडस्ट्री इन दोनों ही इंडस्ट्री का गठबंधन बना के रखती है, मतलब इनको मिला के रखती है, ठीक है। तो टर्शरी इंडस्ट्री में लिखा है टर्शरी इंडस्ट्री डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, ये गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते बट प्रोवाइड सर्विसेज, लेकिन ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे अलग अलग इंडस्ट्री आपस में बाइंडेड रहे और कोलैबोरेटेड रहे, ठीक है। दे सपोर्ट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड आर द पार्ट ऑफ द कॉमर्स। तो बच्चे ध्यान रखना, ये हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं और ये कॉमर्स का पार्ट होते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे, क्योंकि ये, प्लीज मेरी बात समझिएगा, क्योंकि ये हम लोग ये गुड्स एंड सर्विसेज को, नियर अबाउट सर्विसेज को तो बेच रहे हैं, लेकिन ये गुड्स में डील नहीं करते, इसीलिए ये ट्रेड नहीं कर रहे हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको कॉमर्स का पार्ट दिया जाता है। सर ये क्या आपने बता दिया, कॉमर्स और ट्रेड? बच्चे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। हम लोग अगर बात करते हैं अपनी प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में, बहुत जरूरी चीज है, ये सब लोग नहीं बताते, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अपनी प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, तो इसमें जेनेटिक हो चाहे एक्सट्रैक्टिव हो, ये यार गुड्स में ही तो डील करते हैं।
ये गुड्स को या तो परचेज करेंगे या तो सेल करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो परचेज करेंगे या तो सेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री भी तो गुड्स में ही डील करती है, बस ये क्या करती है, प्राइमरी का रॉ मटेरियल उठाती है और उसे फिनिश प्रोडक्ट्स में बना के उसे बेच देती है। तो ये भी गुड्स में डील करते हैं, या तो ये परचेज करेंगे या तो ये सेल करेंगे, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, जो भी बिजनेस गुड्स को परचेज या सेल्स करता है, तो ध्यान रखना बच्चों, इनके इस फॉर्म को ट्रेड कहा जाता है, कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है किस फॉर्म में एडेड है, ये ट्रेड कर रहा है। ये क्या कर रहा है बच्चों, ट्रेड कर रहा है। जब भी कोई बिजनेस अपने गुड्स टेंजिबल, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसी चीजों को बेचता है या खरीदता है, तो ऐसी प्रोसेस को ट्रेड कहा जाता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री भी ट्रेड कर रही है और सेकेंडरी इंडस्ट्री भी ट्रेड कर रही है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं टर्शरी इंडस्ट्री के बारे में, तो टर्शरी इंडस्ट्री जो है वो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज में डील ही नहीं करती है। मतलब गुड्स में डील नहीं करती, वो सर्विसेज में डील करती है, ठीक है। जैसे मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, तो मैं प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं कहलाऊंगा, मैं टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर आता हूं, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, ये लोग गुड्स नहीं बेचते, ये इनटेंजिबल, जिनको देखा ना जा सके, जिनको छुआ ना जा सके, वैसी सर्विसेज देते हैं। जैसे बैंकिंग एक टर्शरी इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट में सर्विसेज ही दीजिए, अपना ट्रक थोड़ी ना दे देते जाके, भाई अपना ट्रक खड़ा कर दिया जाके उधर, है भैया ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रक देखा खड़ा कर दिया घर के आगे। अरे तो यहाँ पे सर्विसेज रेंडर करी जाती हैं, गुड्स नहीं बेचे जाते, तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये पर्टिकुलर लोग सर्विसेज को क्या करते हैं, परचेज करते हैं और उसके साथ साथ सेल करते हैं, ठीक है। परचेज एंड सेल चलती है किन किन चीजों की बच्चों, ध्यान रखना, सर्विसेज की चलती है। इसीलिए जो सर्विसेज में डीलिंग करते हैं उनको हम लोग ट्रेड का नाम ना देते हुए इनको हम कॉमर्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो लोग गुड्स में डील करते हैं वो ट्रेड के पार्ट होते हैं, जो लोग सर्विसेज की डीलिंग करते हैं वो कॉमर्स के पार्ट होते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, इससे हमारा एक नया टॉपिक जन्म लेता है जिसको नाम दिया जाता है ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। ये हमारा अगला पार्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जरा सा एक बार क्रॉस चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया है कि प्रॉपर तरीके से ट्रेड एंड जो टर्शरी इंडस्ट्री है वो क्या करती है, गुड प्रोड्यूस नहीं करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दे सपोर्ट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड ये पार्ट है किसका, कॉमर्स का, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज में डील ना करते हुए सर्विसेज में डील कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन एज वेल, वेयर हाउस दे देना। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज देना किसी एक बिजनेस को, ठीक है। एडवर्टीजमेंट करना, पैकिंग करना, पीआर बनाना, ठीक है, जो फ्रीलांसिंग करना, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है बच्चों, आपकी कौन सी, टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर आती है। तो प्राइमरी देख ली, प्राइमरी में क्या होता है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। सेकेंडरी देख ली हमारे पास, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर हमने कोई प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाया था। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर हमारा क्या आता है, कहाँ चली गई, कहाँ चला गया हमारा फ्लो चार्ट। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। एक चीज बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है ये दोनों ही गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं, इसीलिए ये ट्रेड का पार्ट है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें टर्शरी इंडस्ट्री के बारे में, तो टर्शरी इंडस्ट्री जो होती है वो गुड्स में डील नहीं करती है, वो सर्विसेज में डील करती है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये एक कॉमर्स का पार्ट है। तो आई होप तुमको ये प्रॉपर चीज समझ आ गई है। तो अब हम लोग समझ सकते हैं अपने प्रॉपर तरीके से कॉमर्स को, कि कॉमर्स क्या है। तो बच्चे ध्यान रखना, द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व है बाइंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। बच्चे ध्यान रखना, जब भी हम लोग बाइंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उसे कंबाइन करने के लिए, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उनका एडवर्टीजमेंट करने के लिए, वो सारी की सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आती हैं बच्चों, वो सारी की सारी एक्टिविटीज आती हैं कॉमर्स के अंदर, वो कॉमर्स का पार्ट होती हैं। रोल, एक्ट एज अ लिंक टू मूव प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। ये एक लिंक है, मतलब कनेक्शन है। जैसे प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर मतलब अल्टीमेट यूजर तक का पहुंचता है। तो दैट मींस अगर आज आपके पास कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं फॉरेन से, इवन इफ मान के चलिए जो पीछे मेरे बोर्ड लगा है वो भी फॉरेन से ही इंपोर्टेड है, हमारे भारत की कोई कंपनी से नहीं मैन्युफैक्चर कर रही है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये कॉमर्स के थ्रू हम लोगों तक पहुंची हैं। इवन इफ आपका जो फोन है वो भी कॉमर्स के थ्रू कहीं बाहर असेंबल यहाँ हो सकता है, लेकिन बना फॉरेन में ही है, तब जाके आपके पास आया है।
आपका फ़ोन हो सकता है, कुछ कपड़े हो सकते हैं, या फिर इवन मेजर टाइम पे तो आपका लैपटॉप हो गया, और उसके साथ कुछ बुक्स भी होती हैं, कुछ फर्नीचर भी होता है जो डायरेक्टली फॉरेन से इंपोर्ट किया जाता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई, वो आप तक पहुंची कैसे, वो कॉमर्स के थ्रू ही हमारे पास पहुंची है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉमर्स क्या करता है, तो ये एक्ट है लिंक बिटवीन द टू मूव प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या सीधी बात करें प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का जो लिंक क्रिएट हो रहा है वो कॉमर्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं बच्चे, मार्केटिंग भी आती है, इंश्योर दैट द राइट गुड्स रीच टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम एंड प्राइस। बच्चे ध्यान रखना, एक अच्छे कॉमर्स की पहचान यही होती है कि वो सही कंज्यूमर और प्रोडक्ट को उनके तक पहुंचाए, मतलब प्रोडक्ट किसी गलत अल्टीमेट कंज्यूमर तक ना पहुंच पाए, टाइम से पहुंचाए, आउट ऑफ ट्रेंड होने से पहले पहुंचाए। और अमेजॉन भी एक बहुत अच्छा पार्ट हो सकता है कॉमर्स का, क्योंकि अमेजॉन भी यही काम करता है, प्रोड्यूसर और जो हमारे प्रोडक्ट यूजर्स हैं उन तक का एक बहुत अच्छा लिंक है। ब्लिंकिट भी क्या कहा जाता है, क्विक कॉमर्स कहलाया जाता है। क्या कहता है, क्विक कॉमर्स। क्विक का मतलब तुरंत, कॉमर्स का मतलब ट्रांसपोर्टेशन या फिर कनेक्शन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। इसीलिए तो हमारा जो क्या कहते हैं अमेजॉन है वो कॉमर्स के अंदर आएगा। और अभी अभी एक नया शब्द चला है, क्या, क्विक कॉमर्स, मतलब तुरंत ही तुरंत आपका लिंक बैठा देता है प्रोडक्ट का, किससे, कंज्यूमर्स के। ठीक है, तो सीधी बात ये कि कॉमर्स का मतलब वो सारी एक्टिविटीज हैं जिससे एक कंज्यूमर जुड़ता है एक प्रोड्यूसर से। अगर कॉमर्स हट जाएगा तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। प्रोड्यूसर बैठे रह जाएंगे अपना प्रोडक्ट लेके, और कंज्यूमर इधर उधर भटकता रह जाएगा और उसको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर इंक्लूड करते हैं बाइंग एंड सेलिंग एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बच्चे ध्यान रखना, ये इंक्लूड करता है ट्रेड, जैसमीन बाइंग एंड सेलिंग, और उसके साथ साथ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को भी सपोर्ट करता है, सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना, कॉमर्स को एक वाइड पार्ट में बताया गया है। मेजर टाइम पे हम लोग गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन बहुत रेयर एस्पेक्ट्स के अंदर। मतलब कॉमर्स भी मेजर टाइप्स ऑफ गुड्स को खरीदते हैं, तब जाके वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, इसके अंदर कुछ ट्रेड्स भी आती हैं, दैट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स भी आता है, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी आती हैं, सपोर्ट सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी आता है। वही सारी की सारी चीजें जो हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर पढ़ी थी, वही कुछ जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। मेन गोल क्या है, टू रिमूव द ऑल द हिंड्रेंस, मतलब कोई भी सारी की सारी कठिनाइयों को पूरा का पूरा खत्म करना, इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज मतलब परचेज एंड सेल्स कर रहे हो, तो उसके बीच में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, वो डिस्टेंस की बाधा हो सकती है तो ट्रांसपोर्टेशन से हटा दी जाएगी। वो लोगों को नॉलेज नहीं हो रही है प्रोडक्ट कैसा है, तो एडवर्टीजमेंट करके ये बाधा खत्म कर दी जाएगी। वो ना प्रोडक्ट जो है आते आते खराब हो जाता है, या फिर वो प्रोडक्ट मिलता नहीं है, तो वेयर हाउसिंग से इसकी दिक्कत समझ जो है खत्म कर दी जाएगी। प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन कंपनी के पास पैसा नहीं है, बैंकरप्ट होती चली जा रही है, लोन पे चलती चली जा रही है, तो यहाँ पे बैंकिंग इनका हेल्प कर देगी ना। प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन वो लोग ज़्यादा इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, वो एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, हमें इस कंपनी के और भी प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन ये लोग डरते बहुत हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी इस हिंड्रेंस को खत्म कर देगी, वो इन इंश्योर करेगी आप हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें, और आप बड़ी बड़ी मशीन खरीदे, खराब होगी तो हम पैसा देंगे आपका। तो बच्चे ध्यान रखना, ये जितनी भी हिंड्रेंस आती हैं एक कंज्यूमर से एक प्रोड्यूसर के कॉन्टैक्ट में, जितनी भी बीच में दिक्कतें आती है, इन सब को कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करता है कॉमर्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स हमारी बेसिक तो सर्विसेज ही होती हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ ट्रेड भी कॉमर्स के अंदर इंक्लूडेड होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको जो कंपनी सर्विसेज दे रही है वो कभी भी कंज्यूमर नहीं होगी, वो भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट कंज्यूम कर रही है, वो भी ट्रेड कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं बाइंग एंड सेलिंग कर रही है थोड़े पार्ट पे। अभी इसका एक प्रॉपर तरीके से हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे तब सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अच्छा ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये तुमको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रॉपर तरीके से हमारा पूरा का पूरा पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस पे अभी बाद में बढ़ेंगे। ठीक है, इसको बाद में देख लेना, पीपीटी मिल जाएगी तब देख लेना। फंक्शंस एक बार देख लेते हैं कॉमर्स के क्या होते हैं। ठीक है, जो कॉमर्स के फंक्शन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये पेपर में आते ही आते हैं, तो बच्चे ध्यान रखना, ये हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को हटाएगी, मतलब कनेक्ट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर हु डोंट मीट डायरेक्टली, एग्जांपल होलसेलर टू रिटेलर। ये ट्रेड प्रमोट करेंगे। ये ऐसे लोगों को मिला देते हैं जो आपस में कभी मिले ही नहीं, ये ऐसे लोगों को मिला देते हैं जो आपस में कभी भी नहीं मिले। ठीक है, मेरे पास यार सैमसंग का फोन है, मैं सैमसंग के सीईओ या वर्कर से आज तक कभी मिला ही नहीं हूं, वहां के प्रोड्यूस प्रोडक्ट को मैंने आज तक देखा ही नहीं, लेकिन कॉमर्स की वजह से हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मिट गया।
ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट होकर मेरे पास आ गया, इतनी अच्छी मार्केटिंग होगी, मेरे को पता चल गया, मैंने इसको खरीद लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, प्लेस की हिंड्रेंस है, जरूरी नहीं है ये प्रोडक्ट हर जगह ही अवेलेबल हो, लेकिन ये सेम प्रोडक्ट इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, चाइना में भी अवेलेबल है, इवन इफ यूएस में भी अवेलेबल है, अफगानिस्तान में भी अवेलेबल है। तो बच्चे ध्यान रखना, ये क्या हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को किसने दूर किया, कॉमर्स ने, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क बहुत, जो कंपनी रिस्क नहीं ले पाती है, इस हिंड्रेंस को कैसे दूर करेंगे, इंश्योरेंस में। अभी मैंने बात करी थी ना, जो मैंने चीजें बताई थी वही सब देखो वापस आ रही हैं। ठीक है, तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को ट्रेड से दूर किया, ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को ट्रांसपोर्ट से दूर किया, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को इंश्योरेंस से दूर किया। इसके बाद हिंड्रेंस मतलब कठिनाई ऑफ टाइम को, मतलब टाइम में डिलीवर नहीं हो पाते थे प्रोडक्ट, उसको वेयर हाउस से दूर किया। आपने देखा होगा मेजर टाइम पे जैसे ही ब्लिंकिट से आप ऑर्डर करते हैं तो वो तुरंत 10 मिनट में कैसे प्रोडक्ट आ रहा है, क्योंकि उनका वेयर हाउस पड़ोस में। कभी कभी तो मेट्रो सिटीज के अंदर, हम लोग तो थर्ड टायर सिटी हैं, लेकिन मेट्रो सिटीज के अंदर अमेजॉन भी और इवन फ्लिपकार्ट भी ये चीज बहुत पहले शुरू कर चुके थे, 24 घंटे के अंदर, और कुछ कभी कभी तो 1 घंटे के अंदर डिलीवरी भी कर देते थे वो। तो क्या ये हिंड्रेंस ऑफ टाइम उन्होंने कैसे दूर किया, वेयर हाउस, पड़ोस पड़ोस में वेयर हाउस खोल लिए बहुत सारे। ठीक है, जैसे ऑर्डर आया तुरंत पहुंचाया, जैसे ऑर्डर आया तुरंत पहुंचाया, ये क्या है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। ये भी कॉमर्स ने दूर किया। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, लोगों को नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, पता कैसे चलेगा भाई, आईफोन 17 प्रो मैक्स निकला है तो वो नॉलेज कैसे होगी लोगों को, तो वो एडवर्टीजमेंट करके ये सारी की सारी चीजें खत्म कर दी। और अगर बिजनेस में पैसे की दिक्कत है या फिर कंज्यूमर को पैसे की दिक्कत है, यार उसको भी मन करता है मैकबुक चलाए या फिर मैक स्टूडियो चलाए या फिर आपका नियर अबाउट आईफोन चलाए। ठीक है, तो वो फाइनेंस की दिक्कत कौन दूर करेगा, बैंकिंग दूर करेगी, उनको ईएमआई पे लोन्स देगी, और कंपनी को भी वो अलग अलग तरीके के फंड रेज करवाएगी, जैसे कंपनी ग्रो करे और एक कंज्यूमर उन सारी चीजों को खरीद सके। तो बच्चे ध्यान रखना है, ये हमारे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स होते हैं। क्या, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को खत्म करता है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को खत्म करता है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को खत्म करता है, उसके साथ हिंड्रेंस ऑफ टाइम को करता है, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को भी करता है, और हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस को भी करता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये हमारे पास पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हिंड्रेंस हैं। इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, वो हमारा ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का है। ट्रेड का मतलब मैंने तुमको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, बस वो बताया जा रहा है कि ट्रेड कैसे कैसे पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन से अच्छा मैं तुमको अच्छी तरीके से ट्रेड का मतलब बता देता हूं। तो ट्रेड का मतलब क्या है कि आप जब भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करते हैं, जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, इन टर्म्स ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एनीथिंग, आप कुछ भी उसके अगेंस्ट में ले सकते हो, मान के चलिए पैसा हो सकता है वो, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश के थ्रू आप शेयर्स ले सकते हो, उसके अगेंस्ट में डिबेंचर्स ले सकते हो। तो वो सारी की सारी चीजें क्या आती हैं बच्चे, ट्रेड के अंदर आती हैं। और ये जो ट्रेड होती है ये 2 तरीके की होती है, एक होम ट्रेड हो सकती है जिसको इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं, और एक फॉरेन ट्रेड भी होती है जिसे जो इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक होम ट्रेड होगी और एक फॉरेन ट्रेड होगी। होम ट्रेड मतलब हमारे देश के अंदर जो ट्रेड चल रही है वो हमारी 3 तरीके की हो सकती है, फिर 2 तरीके की हो सकती है। एक होलसेल ट्रेड होती है, एक रिटेल ट्रेड होती है। होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है बच्चे, ये B2B बिजनेस है। ठीक है, ये कौन सा बिजनेस है बच्चों, B2B बिजनेस है। ठीक है, जब बिजनेसमैन से ही बिजनेस करता है, जब बिजनेसमैन से ही बिजनेस करता है तो उसे B2B बिजनेस कहते हैं, जिसको होलसेल ट्रेड भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बल्क ऑफ प्रोडक्ट लिए जाते हैं, या सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे आप खरीद नहीं सकते। और मेजरली जो रिटेलर होता है, आपके आस पड़ोस की दुकानें जो होती हैं उनको रिटेलर्स कहा जाता है, जो बल्क में खरीद के लाते हैं इन्हीं होलसेलर से और टुकड़ों में बेचते हैं आप सभी लोगों को। तो बच्चे ध्यान रखना, ये B2C होता है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर ये ट्रेड होता है। ठीक है, तो होलसेल का मतलब क्या हुआ, जब एक बिजनेस पर्सन एक जगह से बल्क में प्रोडक्ट लेकर आ रहा है तो उसे होलसेल ट्रेड कहते हैं। फिर वही रिटेलर उन सारी चीजों को अलग अलग कंज्यूमर को छोटे छोटे पार्ट्स में बेच रहा है तो उसे रिटेल ट्रेड कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखना, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड ही सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस है हमारे अपने भारत के। तो बच्चे ध्यान रखना, होम ट्रेड के अंदर तो बेसिकली ये 2 ही आते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे बात करें इंटरनेशनल ट्रेड कैसी हो सकती है, तो हम लोग अगर फॉरेन कंट्री से ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, या तो हम इंपोर्ट करेंगे, फॉरेन के गुड्स खरीदेंगे हम लोग तो उसे इंपोर्ट कहते हैं, या तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब हम अपने बनाए हुए स्वदेशी जो प्रोडक्ट है उनको फॉरेन में बेचेंगे, या तो हम एंट्रीपोर्ट करेंगे। एंट्रीपोर्ट का मतलब क्या होता है कि मैंने एक देश से गुड्स को उठाए और उन्हें कंज्यूम नहीं किया, उसे दूसरे देश में बेच दिया, तो इसे एंट्रीपोर्ट कहते हैं। एक की टोपी दूसरे के सर दाग दी, ठीक है, तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो इंपोर्ट मतलब फॉरेन से गुड्स खरीदना, एक्सपोर्ट का मतलब अपने प्रोडक्ट दूसरे देश में बेचना, और इंपोर्ट का मतलब एक देश से उठाना और दूसरे देश में फिर उसे बेच देना, उसे इंपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना, इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड इस तरीके से हो सकती है। ध्यान रखना, इन सारी की सारी ट्रेड को जो प्रमोट कर दे, जैसे वहां पे कॉमर्स था ना, वैसे जो इन सारी की सारी ट्रेड को प्रमोट कर दे उसे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहा जाता है।
मतलब इन ट्रेड को, होम ट्रेड को और फॉरेन ट्रेड को जो प्रमोट कर दे उन्हें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहा जाता है। और वही प्रमोट कैसे हो सकता है सर? सर इनको प्रमोट कैसे किया जा सकता है भाई? वही ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, वही सर बैंकिंग और फाइनेंस के थ्रू, सर वही इंश्योरेंस के थ्रू, सर वही वेयर हाउस के थ्रू, वही मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के थ्रू। मतलब वही सारी की सारी चीजें जो तुमने कॉमर्स में देखी थी वही चीजें उठा के ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर डाल दी गई हैं। वो लोग भी ट्रेड को प्रमोट कर रहे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारा टर्शरी इंडस्ट्री काम कर रहा था, वही सारे के सारे काम हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कर रहा है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हमने देखा ट्रेड, ट्रेड क्या होती है बच्चों? ट्रेड हो सकती है एक पर्टिकुलर इंसान से दूसरे पर्टिकुलर इंसान पे गुड्स को बेचना, लेकिन ध्यान रखिएगा पैसा बदले में लेना जरूरी है, वरना तो फिर वो नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा ना। और ये दो तरीके में डिवाइड हो सकती है, एक हो सकती है होम ट्रेड, एक हो सकती है फॉरेन ट्रेड। होम होगी तो होलसेल ट्रेड और रिटेलर हो सकते हैं, और अगर फॉरेन होगी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंट्री पोर्ट होएगी। बच्चों ध्यान रखिएगा एक बहुत जरूरी चीज कि यहाँ पे इन सभी ट्रेड को प्रमोट करने के लिए या तो होम ट्रेड या तो आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इन दोनों को ही प्रमोट करने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है। अगर ट्रक्स को यूज करोगे, अगर होम ट्रेड कर रहे हो, फॉरेन ट्रेड कर रहे हो, तो एयरवेज या फिर सीवेज को यूज कर सकते हो, ठीक है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, उसके साथ साथ आपका वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस, ये सब हमारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, सबसे ज्यादा जरूरी लास्ट पार्ट है हमारा बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क मतलब चांसेस ऑफ लॉस एक बिजनेस के अंदर। और बच्चों ध्यान रखना, जिस बिजनेस में चांसेस ऑफ लॉस होते हैं, जितने ज्यादा होते हैं उतना ही ज्यादा ऐसे बिजनेस को ना करना सेफ माना जाता है। ध्यान रखना, बिजनेस टैकल हो सकता है, हट नहीं सकता। बिजनेस में ये जो लॉसेज होते हैं, इन सारे के सारे लॉसेज, इन सारे के सारे रिस्क को टैकल किया जा सकता है, कभी भी परमानेंटली हटाया नहीं जा सकता। हर बिजनेस कोई ना कोई रिस्क से कहीं ना कहीं घिरा ही होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो रिस्क भी होते हैं दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, स्पेक्यूलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क में क्या डिफरेंस है माय डियर? ध्यान रखिएगा, स्पेक्यूलेटिव रिस्क वो होता है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें चांसेस जो होते हैं वो 50-50% के होते हैं। मतलब रिस्क हो भी सकता है, रिस्क नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया या फिर मैंने अपनी कंपनी का शेयर लगाया, या तो मेरी कंपनी बढ़ेगी या तो मेरी कंपनी घटेगी, या तो मुझे प्रॉफिट होगा या तो मुझे लॉस होगा। तो बच्चे इसको क्या कहते हैं? स्पेक्यूलेटिव रिस्क कहते हैं। अगर वहीं पे बात करें हम लोग प्योर रिस्क की, तो प्योर रिस्क इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। दैट सिंपली मींस प्लग के सॉकेट में उंगली घुसेड़ दोगे तो करंट मारेगा ही मारेगा, तुम मरोगे ही मरोगे। तो सीधी बात यह है कि प्योर रिस्क का मतलब जहां पे 100% पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज होते हैं। दैट मींस इलीगल काम करोगे तो जो तुम्हारा बिजनेस है वो तो बंद करवाया ही करवाया जाएगा। तो दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक होता है स्पेक्यूलेटिव जिसमें स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का मतलब भी होता है सट्टा, ठीक है। तो जहां पे 50-50 रिस्क होता है। और वहीं पे बात करें प्योर रिस्क, तो प्योर रिस्क का मतलब जहां पे 100%, चोरी हो रही है तो जरूरी थोड़ी ना कि चोरी है तो चोर पकड़ लिया जाएगा। 100% रिस्क है, चोरी से 100% रिस्क है, ठीक है। अब तुम ये सोचो हाँ पुलिस तो है ही, तो हम तुम घर का गेट खोल के सो रहे हैं, पूरा का पूरा ताला ही नहीं लगा रहे हैं। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, प्योर रिस्क एक अलग चीज है जहां पे 100% लॉसेस की क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन होती है। और स्पेक्यूलेटिव रिस्क जो होता है जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेचर ऑफ रिस्क कहता है, नेचर ऑफ रिस्क का नेचर कैसा होता है? तो बच्चे ध्यान रखना, अनसर्टेनिटी होता है, मतलब कभी भी हो सकता है, ये कभी भी घर की घंटी बजा के नहीं आता। इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस, ये अनअवॉइडेबल होता है। ये एसेंशियल इसलिए होता है क्योंकि एक बिजनेस इसी के डर से तो ग्रोथ करता है, और अनअवॉइडेबल है, कोई भी बिजनेस उसको अवॉइड नहीं कर सकता, बस टैकल कर सकता है, सिर्फ टाल सकता है, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है। आगे बात करते हैं, डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब कितना बड़ा रिस्क होगा वो डिपेंड करता है बिजनेस का नेचर कैसा है और बिजनेस का साइज कैसा है। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क। और जैसा बिजनेस, जैसे एडिबल प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं तो आपको जल्दी सेल करनी पड़ेगी, वरना आपके प्रोडक्ट खराब हो जाएंगे। तो नेचर ऑफ द बिजनेस भी बहुत ज्यादा डिफाइन करता है। इन कंपैरिजन ऑफ कपड़ों का बिजनेस कर रहे हो तो साल 2 साल भी डेड स्टॉक पड़ा हुआ है तो 2-3 साल बाद भी बिक जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ द बिजनेस ऑल्सो डिफाइन अवर रिस्क कि कितना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ द बेयरिंग रिस्क। अगर आप अच्छा रिस्क उठाते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो आपको रिवॉर्ड मिलता है वो मैसिव प्रॉफिट मिलता है। और यहीं पे हमारा प्रॉपर चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज
खत्म हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी ऐसी माइन्यूट डिटेल नहीं है जो हम लोगों ने छोड़ दी हो या फिर हम लोगों ने ना पढ़ी हो। अब आपका यहाँ पे क्या करना है काम कि आपको इसको अच्छी तरीके से गो थ्रू करना है और इसे प्रॉपर तरीके से लिख-लिख के देखना है और एक भी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी है और इसमें कुछ मेरे को लगता भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन है। ध्यान रखना अब यहाँ पे कन्फ्यूजन वाले पार्ट्स क्या हो सकते हैं, तो आपको कभी-कभी ऑक्सिलरीज़ टू ट्रेड और उसके साथ-साथ टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर दिक्कतें आ सकती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर जो सब डिवीजन है इसमें कभी-कभी आपको कंफ्यूजन हो सकती है और सबसे ज़रूरी चीज़ बच्चों ध्यान दीजिएगा, इनके जो नेचर और सिग्निफिकेंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं जिनकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका नेचर एंड सिग्निफिकेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, मतलब एक तरीके से दोनों में डिफरेंशिएशन करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना जितना आप प्रैक्टिस और लर्निंग करेंगे, जितना एक आप रिवीजन करेंगे, 3 बार रिवीजन एक चैप्टर का मस्ट होता है मेरी तरफ से, लेकिन 2 बार तो करना ज़रूरी ही होता है, ठीक है? उतना ही ये ज़्यादा निखरेगा, उतना ही ज़्यादा आप अच्छी तरीके से केस स्टडी भी करेंगे। एक क्लास हमारी ऐसी भी आएगी जिसमें हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर की केस स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है। तब तक के लिए बच्चों ध्यान रखिएगा, खूब ऐसे ही मेहनत करिए, खूब ऐसे ही पढ़ते रहिए। साइनिंग आउट, दिस इज़ प्रियांश दीक्षित, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।